Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is 2020 English series with practice set 38. Please वीडियो को लाइक और शेयर करें. Do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of this video. What was the general subject of the Welsh poet Catherine Phillips' work? Here is the question from the Welsh poet Catherine Phillips. तो कैथरीन फिलिप्स के जो वर्क है उसमें किस तरह के जनरल सब्जेक्ट या थीम देखने को मिलता है. तो लेट अस सी. Its celebration of female friendship in platonic terms, normally reserved for male friendship. तो कैथरीन फिलिप्स जो कि वेल्श पोएट के रूप में जानी जाती हैं, इनके वर्क्स के जो सब्जेक्ट हुआ करते हैं वो फीमेल फ्रेंडशिप को लेकर होता है कि फीमेल फ्रेंडशिप को किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए प्लेटोनिक टर्म्स में. और प्लेटोनिक टर्म्स में जो फीमेल फ्रेंडशिप जिस तरह से वो सेलिब्रेशन करने की बात करती हैं, जनरली दैट इज रिजर्व फॉर मेल फ्रेंडशिप. तो मेल फ्रेंडशिप के लिए जो चीज रिजर्व है उन्हीं चीजों को फीमेल फ्रेंडशिप के लिए वो सेलिब्रेट करती हैं. और प्लेटोनिक टर्म्स में उस चीज को यूज किया गया है, मेल फ्रेंडशिप के लिए वो चीजें यूज रिजर्व की गई हैं, तो उसको इन्होंने फीमेल फ्रेंडशिप के सेलिब्रेशन के लिए यूज किया है कैथरीन फिलिप्स ने. शी इज वेल्श पोएट. Next question, what was the title of Thomas Hobbes' defense of absolute sovereignty based on a theory of social contract? That is Leviathan. Leviathan Thomas Hobbes का वर्क है. तो लेवियाथन किस तरह का वर्क है टॉमस हॉब्स का? ये एब्सोल्यूट सॉवरेंटी को डिफेंस करता है और ये बेस्ड किस चीज पे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी पे बेस्ड है. तो याद रखेंगे लेवियाथन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी पर बेस्ड है और एब्सोल्यूट सॉवरेंटी को क्या करता है? डिफेंस करता है. टॉमस हॉब्स का वर्क लेवियाथन. Next question, what is the delicate balancing act of Marvel's Horatian Ode? मार्वल के जो होरेसियन ओड है उसको लेकर किस तरह का डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है? तो दिस इज सेलिब्रेटिंग क्रोमवेल्स विक्ट्रीज whilst inviting sympathy for the executed king. मार्वल्स का जो होरेसियन ओड है वो किस तरह का बैलेंस प्रेजेंट करता है? वो क्रोमवेल जो है उनकी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करता है, लेकिन साथ ही जो एक्सिक्यूटेड किंग है उनके प्रति सिंपैथी भी दिखाता है. तो ऐसा है मार्वेल का होरेसियन ओड. एंड्रयू मार्वेल है. एंड्रयू मार्वेल का होरेसियन ओड है जिसमें इन्होंने एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट को प्रेजेंट किया है. किस तरह का बैलेंस उन्होंने दिखाया है? क्रोमवेल्स की विक्ट्रीज को सेलिब्रेट तो किया ही है, बट इन्होंने सिंपैथी भी दिखाया है एक्सिक्यूटेड किंग के प्रति. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड मिल्टन एडवोकेट इन प्रिंट in the 1640s and 1650s. तो 1640s और 50s के दौरान मिल्टन ने प्रिंट के माध्यम से किन चीजों को एडवोकेट किया है? तो दैट इज देख लेते हैं. The disestablishment of the church and the removal of bishops, the free circulation of ideas without prior censorship, the right to divorce on the grounds of incompatibility. तो मिल्टन ने जिन बातों को एडवोकेट किया है वो है 1640 और 1650 के दौरान में प्रिंट के माध्यम से मिल्टन ने जिन बातों को एडवोकेट किया है, दैट इज चर्च की जो डिसएस्टेब्लिशमेंट है उसको लेकर और बिशप की रिमूवल को लेकर इन्होंने कहा है, और साथ ही प्रायर सेंसरशिप को लेकर इन्होंने जो सर्कुलेशन प्रेजेंट किया है. दूसरी चीज इनकम्पेटिबिलिटी के बेस पे डाइवर्स की जो राइट है उसको भी इन्होंने एडवोकेट किया है. तो याद रखेंगे किन किन बातों को इन्होंने एडवोकेट किया है? चर्च के डिसएस्टेब्लिशमेंट को लेकर, बिशप के रिमूवल को लेकर, प्रायर सेंसरशिप के आइडियाज को लेकर, और साथ में इनकम्पेटिबिलिटी के बेस्ड पे डाइवर्स के राइट को लेकर इन्होंने एडवोकेट की है. ये सारी बातें इन्होंने कहा है. कब? 1640s और 1650s के दौरान प्रिंट के माध्यम से. Question number 5, who authored the scholarly biography Life of Donne? That is Isaac Walton. जॉन डन की बायोग्राफी लाइफ ऑफ डन को किसने लिखा है?
तो आइजैक वॉल्टन ने लिखा है, What is the title to Milton's blank verse epic that assimilates and critiques the epic tradition? तो that is Paradise Lost. जॉन मिल्टन का बहुत ही फेमस वर्क है Paradise Lost. ब्लैंक वर्स epic है, ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, epic poem है ये. याद रखेंगे ये सारी फैक्ट्स, और बहुत सारी फैक्ट्स है तो आप लोग उन सभी फैक्ट्स को रिकॉल कर लेंगे कि पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश होता है. 1667 में पब्लिश होता है और मिल्टन तब तक ब्लाइंड हो चुके रहते हैं. तो ये सारी फैक्ट्स आपको देखना है. इसमें सैटर्न को इन्होंने हीरो के रूप में प्रेजेंट किया है, तो सैटर्न को फॉल्स हीरो भी कहा जाता है. ये सारे फैक्ट्स है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को लेकर. Question number 7. What literary work best captures a sense of the political turmoil, particularly regarding the issue of religion just after the Restoration? तो कौन सा वर्क है जो पॉलिटिकल टर्मोइल को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है, और वो भी रिलीजन के इश्यू में रेस्टोरेशन के जस्ट आफ्टर? तो दैट इज ड्राइडेंस, एब्सलम एंड एकिटोफेल. ड्राइडेन का एब्सलम और एकिटोफेल जो है वो पॉलिटिकल टर्मोइल को प्रेजेंट करता है रेस्टोरेशन पीरियड के. क्वेश्चन नंबर 8. In the late 17th century, a battle of the books erupted between which two groups? Answer is champions of ancient and modern learning. 17th century में क्या होता है? बैटल ऑफ द बुक्स इरप्ट होता है दो ग्रुप्स के बीच में. तो वो दो ग्रुप्स कौन है? वो एंशिएंट और मॉडर्न लर्निंग के चैंपियंस हैं. एक ग्रुप है चैंपियंस ऑफ एंशिएंट और दूसरा ग्रुप है चैंपियंस ऑफ मॉडर्न लर्निंग. तो इन्हीं दो ग्रुप के बीच में बैटल ऑफ द बुक्स जो है वो इरप्ट होता है 17th सेंचुरी में, लेट 17th सेंचुरी में. Question number 9. Which of the following best describes the doctrine of empiricism? Doctrine of empiricism को क्या चीज जो है वो डिस्क्राइब करता है? तो all knowledge is derived from experience. तो doctrine of empiricism क्या है? All knowledge is derived from experience. जितने भी नॉलेज है एक्सपीरियंस से अगर गेन किए जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ एम्पिरिसिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेंस्ट विच प्रिंसिपल्स डिड जोनाथन स्विफ्ट इन्वेक? तो किस बेस पे जोनाथन स्विफ्ट जो है इन्वेक करते हैं? दैट इज थियोरेटिकल साइंस, मेटाफिजिक्स, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल डिडक्शंस. तो ये इनके प्रिंसिपल्स हैं जोनाथन स्विफ्ट के, थियोरेटिकल साइंस, metaphysics, abstract logical deductions. Question number 11. Whose great dictionary published in 1755 included more than 1,14,000 quotations? तो याद रखेंगे वो किसकी ग्रेट डिक्शनरी है जो पब्लिश होता है 1755 में, जिसमें टोटल 1,14,000 कोटेशंस होते हैं. तो दैट इज फेमस क्रिटिक सैमुअल जॉनसन. फेमस क्रिटिक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी पब्लिश होती है 1755 में, जिसमें 1,14,000 से भी ज्यादा कोटेशन शामिल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट ड्रॉव विलियम कॉपर टू ब्रेक डाउन एंड बिकम अ रिक्लूज? तो वो क्या चीज है जिसकी वजह से विलियम कॉपर जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं और रिक्लूज बन जाते हैं? द कन्विक्शन दैट ही वाज डेड फॉर एवर. तो एक कन्विक्शन हुआ था उनको लेकर, वो हमेशा के लिए डैम्ड हो गए थे, तो इसी वजह से विलियम कॉपर रिक्लूज हो जाते हैं. याद रखेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है डिक्शनरी वाला, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो 1755 में डिक्शनरी पब्लिश होती है सैमुअल जॉनसन की, जिसमें 1,14,000 से ज्यादा कोटेशंस होते हैं. Question number 13. According to Samuel Johnson, no man but a blockhead ever wrote except for money. Samuel Johnson के according, no man but a blockhead ever wrote except for, यहाँ पर डेस है तो इसको फिल करना है, तो यहाँ पे मनी होगा. Next question. Which female authors exposed themselves to scandal by writing racy stories for the popular press? तो कौन सी फीमेल ऑथर्स थी जो पॉपुलर प्रेस के लिए रैसी स्टोरीज वगैरह लिखा करती थी? एफ्रा बेन, हिलेरी वेयर मैनली एंड एलिजा हेवुड.
तो ये फीमेल ऑथर्स थी जो पॉपुलर प्रेस के लिए लिखा करती थी रेसी स्टोरीज। एफ्रा बेन, शी इज नोन एज द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेलिस्ट। Question number 15. What name is given to the English literary period that emulated the Rome of Virgil, Horace and Ovid? That is Augustan age. इंग्लिश लिटरेरी पीरियड जिस टाइम पीरियड में वर्जिल, होरेस, ओविड इन लोगों का ट्रांसलेशन हुआ है या फिर इन लोगों को एक तरह से बोरो किया गया इन लोग के आइडियाज को, तो उस एज को ऑगस्टन एज कहते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर में ऑगस्टन एज में वर्जिल, होरेस, ओविड इन लोग के वर्क को ट्रांसलेट किया गया है और इन लोग के वर्क को बेस भी बनाया गया है बहुत सारे वर्क का, तो यही सब याद रखेंगे। दैट इज इन ऑगस्टन एज। Horace's doctrine ut pictura poesis was interpreted to mean, यहाँ पे हॉरेस का डॉक्ट्राइन है उट पिक्चुरा पोएसिस करके, इसका मतलब क्या होता है? पोएट्री और टू बी अ विजुअल एज वेल एज अ वर्बल आर्ट। तो इनका मतलब है हॉरेस का कि जो पोएट्री है विजुअल के साथ साथ वर्बल आर्ट भी होना चाहिए। तो दोनों चीज पोएट्री में शामिल होना चाहिए, विजुअलिटी भी और वर्बलिटी भी। ऐसा हॉरेस का डॉक्ट्राइन और पिक्चुरा पोएसिस में कहा गया है। Next question. What was the most frequently considered a source of pleasure and an object inquiry by Augustan poets? तो Augustan poets के द्वारा वो क्या था source of pleasure? तो that is nature. तो Augustan poets के द्वारा जो यूज किया गया था ऑब्जेक्ट के रूप में और सोर्स ऑफ प्लेजर के रूप में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली कंसिडर किया जाता था, तो दैट इज नेचर। क्वेश्चन नंबर 18. What word did writers in Augustan age use to express quickness of mind, inventiveness, a knack for conceiving images and metaphors, and for perceiving the resemblance between things apparently unlike? That is wit. तो ऑगस्टिन एज के जो राइटर्स थे वो माइंड की क्विकनेस को एक्सप्रेस करने के लिए, इन्वेंटिवनेस को एक्सप्रेस करने के लिए और साथ ही नेक फॉर कंसीविंग इमेज को प्रेजेंट करने के लिए, मेटाफर्स को प्रेजेंट करने के लिए और जो एक जैसे दिखने वाले जो थिंग्स होते हैं उनके बीच में रिजेम्बलेंस को परसीव करने के लिए किस चीज का ऑगस्टन एज के राइटर यूज करते थे? तो वीट का यूज करते थे, याद रखेंगे WIT वीट। क्वेश्चन नंबर 19. Which were the stock phrase in 18th century poetry? तो 18th century की पोएट्री में किस तरह के स्टॉक फ्रेज का यूज होता था? लेट अस सी. चेकर्ड सैड, शाइनिंग शॉर्ट, बाउंडिंग मैन। तो ये कुछ स्टॉक फ्रेज थे जो 18th century में पॉपुलर थे, पोएट्री में ज्यादा यूज होते थे। चेकर्ड सैड, शाइनिंग शॉर्ट, बाउंडिंग मैन। The last question of this video. Which metrical forms was Pope said to have brought to perfection? The heroic couplet. अलेक्जेंडर पोप ने किस मेट्रिकल फॉर्म को परफेक्शन के कैटेगरीज में रखा है? इट्स मीन कि अलेक्जेंडर पोप ने वो कौन सा मेट्रिकल फॉर्म यूज किया और जिसे परफेक्ट बना दिया यूज करके? तो दैट इज द हीरोइक कपलेट। बिकॉज अलेक्जेंडर पोप का जो फेमस वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, उसमें इन्होंने हीरोइक कपलेट का ही यूज किया है और इन्होंने हीरोइक कपलेट को इतना यूज किया है कि उसको परफेक्ट बना दिया है यूज करके। तो याद रखेंगे 18th सेंचुरी के पोएट्री में जो स्टॉक फ्रेज यूज किए जाते थे वो है चेकर सैड, शाइनिंग शॉर्ट, बाउंडिंग मैन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्रेज हैं जो 18th सेंचुरी के पोएट्री में बहुत ज्यादा यूज होते थे और पोप ने हीरोइक कपलेट को क्या कर दिया है था? यूज करके परफेक्ट बना दिया था। तो हीरोइक कपलेट को परफेक्ट बनाने का क्रेडिट किसको जाता है? अलेक्जेंडर पोप को। दिस इज ऑल अबाउट फॉर today's video. Please वीडियो को लाइक और शेयर करें. Do not forget to subscribe the channel. Thanks for watching. Be happy. Keep smile.